इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रतिरोध मार्च निकाल राजद नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का कर रहा है प्रयास। गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल रहा मुजफ्फरपुर शहर। मुहर्रम में फूल माला से लेकर ताजिया तक बनाता है हिंदू परिवार। और भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन नजदीक आते सजने लगी राखी की दुकान, खरीदारों की बड़ी भीड़। महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस, सीपीआई, एमएल-सीपीआई और सीपीएम रविवार को पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। पटना में जहां खुद तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व किया, वहीं मुजफ्फरपुर में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी कारी सोइब ने मार्च की अगुवाई की। महागठबंधन दलों के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक समाहरणालय में इकट्ठा हुए। इसके बाद मुजफ्फरपुर शहर के विभिन्न मार्गों में मार्च कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी कारी सोइब ने कहा कि आज महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान हैं। महंगाई से आम आवाम का जीना मुहाल हो गया, युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं मिल रही है, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। प्रतिरोध मार्च में राजद विधायक इसराइल मंसूरी, निरंजन राय, मुन्ना यादव, अमर पासवान, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना, शंभू सिंह सहित पार्टी के सभी बड़े छोटे नेता शामिल रहे। पूरे बिहार में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार जिन सवालों को लेकर के कई सालों से, वर्षों से सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे, मुद्दा उठाते रहे,
उन सवालों को लेकर के आज महागठबंधन सड़कों पे है और बिहार की तमाम आवाम का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि हर लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है। इस देश के लिए चिंता की बात है कि इस देश का जवान, नौजवान हताश, निराश और परेशान है। जिस देश का नौजवान हताश और निराश और परेशान हो जाएगा, उस देश को मतलब सोचना चाहिए, उस देश को चिंता करना चाहिए। आप देखिए श्रीलंका के रास्ते पे हमारा देश भी चल रहा है। भाजपा की गलत नीति, नरेंद्र मोदी जी की हिटलर शाही नीति जो है, उस नीति ने देश को बर्बाद कर दिया है। तमाम सरकारी संस्थाएं बिल्कुल चौपट हो गई है, उनको अपने पॉकेट में रख लिया गया है। तमाम चीज़ों को बेचा जा रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां हों, या तमाम वो चीज़ जिससे जन सरोकार से जुड़ा हुआ लोग हैं, जुड़े हुए मुद्दे उठते रहते हैं, उन तमाम चीज़ों को या तो कब्ज़ा कर लिया गया है या बेच दिया गया है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। आप देखिए 25% भी बुआई नहीं हो सकी है धान की। तो बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए ताकि किसानों को राहत मिले। इसलिए इसी तरह से अग्निपथ का मामला है, पूरे देश के नौजवान सड़कों पे है। अग्निपथ योजना वापस लीजिए। ये देश के नौजवानों से गद्दारी कर रही है ये सरकार। जो जवान जिसके बल पे हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं, उस जवान को भी तबाह किया जा रहा है। तो देश कहाँ जा रहा है? चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे एक विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है झूठे आरोप लगा करके, और हिंदू मुसलमान में यहाँ नफरत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटा करके एक ये जो है सावरकर का संविधान, बंच ऑफ थॉट लाने की जो कोशिश हो रही है, देश के तमाम लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। अब ये सरकार की जो नीति है उसको लोग समझ चुके हैं। अब किस तरह से हिंदू मुसलमान करके एक समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इसलिए लोग महंगाई से परेशान हैं। लोगों को बच्चे के अपने स्कूल का फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, लोगों को राशन लाने का पैसा नहीं है। अब तब तो ये हाल हो गया है कि मंदिर में जो पूजा करने जाते हैं उसके फूल के लिए पैसा नहीं है। आप देखिए दही पर और दूध पर टैक्स लगा दिया गया है। अब तो वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा कि बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। तो केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ निकाले गए प्रतिरोध मार्च में कांग्रेस, भाकपा माले सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल रहे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा सरकार सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है, लेकिन वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वहीं माले नेता सूरज कुमार सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जारी रहेगा। मार्च में विधायक विजेंद्र चौधरी सहित जिले सभी कांग्रेसी एवं वाम दल के नेता शामिल रहे। महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती विधि व्यवस्था, जब से मोदी सरकार आई है यह महंगाई जो है चरम सीमा पर है। हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया है, आटा से लेके पनीर से लेकर सारे चीज़ पर। आज गरीब मजदूर मध्यम वर्गीय त्राही मांग करे। महागठबंधन के तत्वाधान में हम लोग समाहरणालय से, धरना स्थल से जुलूस के रूप में आज टावर चौक पहुँचे हैं। मुख्य मार्ग होते हुए विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, कम्युनिस्ट भी, राजद, सारे दल शामिल होकर तमाम विपक्ष के नेता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। जीएसटी और पूरे देश में जो नफरत की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, इन तमाम सवालों को लेकर आज महागठबंधन के दलों के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है और मुजफ्फरपुर के भी यहाँ पर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा और ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से कि मोदी जी, विरोध की हर आवाज़, विपक्ष की हर वो आवाज़, जिस आवाज़ को आप ईडी और सीबीआई के जरिए डराना चाहते हो, बिहार में तुम्हारी ये राजनीति नहीं चलेगी। बिहार में महागठबंधन का कोई नेता तुम्हारे ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से डरने वाला नहीं है। हम जनता के सवालों पर सदन में भी लड़ रहे हैं और सड़कों पर भी लड़ेंगे। और आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम 2024 का टेलर है। 2024 में मोदी जी की विदाई तय है। जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जब नहीं रहने वाले।
पहलेजा से जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों के लिए आरटीएस कॉलेज में बनाए गए टेंट सिटी श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन ठहराव स्थल बना हुआ है। टेंट सिटी में 300 बेड लगाए गए हैं। दिन हो या रात टेंट सिटी कांवड़ियों से खचाखच भरा होता है। ज्यादा भीड़ होने पर इसके बाहर एवं अंदर बने प्रांगण में बिछे कारपेट पर हजारों कांवड़िया आराम कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में बिजली की व्यवस्था, पंखा, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, आईना, 50 शौचालय, स्नान गृह, पेयजल सुरक्षा और कचरा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था है। टेंट सिटी में स्वास्थ्य शिविर और अस्थायी सहायक थाना भी बना हुआ है। इसके द्वार पर सहायता केंद्र बनाया गया है जिसमें कोई भी संबंधित सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा टेंट सिटी में अटैच बाथरूम के साथ एक वीआईपी रूम की भी व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर टेंट में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। टेंट सिटी में रुके कांवड़ियों ने बताया कि पहलेजा से मुजफ्फरपुर तक के रास्ते में टेंट सिटी जैसी व्यवस्था और कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ की व्यवस्था से प्रसन्नता जताते हुए शिव भक्तों ने कहा कि बिहार टूरिज्म की यह एक अच्छी पहल है। यहाँ सुरक्षित तरीके से आराम करने के बाद देर रात बाबा गरीबनाथ को जल अर्पण करेंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था अच्छा है, बाथरूम वगैरह है, नहाने वहाने का भी व्यवस्था है और सोने का तो पर्याप्त व्यवस्था ये है, पंखा वगैरह सब लगा हुआ है। पहलेजा से जल लेके आए हैं, रास्ते में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो बहुत है क्योंकि अभी साधना ही जब है पैदल चलना है। पुराने ज़माने में था कि कच्ची सड़क था तो लोग पैदल चलता था, साधना वही है लेकिन सड़क बदल गया, अब कच्ची नहीं अब पक्की सड़क हो गई तो तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन बाद बाकी सब ठीक है। सरकार की तरफ से जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। हाँ, कैंप वगैरह सरकार की तरफ से लगाया गया है। गर्मी भी कुछ ज़्यादा थी। हाँ, उसका कितना असर पड़ा? गर्मी का असर क्या है, कल रात को तो बारिश होने किया है, मौसम अच्छा था, कल रात को सब लोग चला है बढ़िया से। आज शाम में निकलेंगे बाबा गरीबनाथ के लिए 7-8 बजे तक नहा तक के 12:30 के बाद में ना वहाँ पे जल चढ़ाया जाएगा। नहीं, अपना मन से चढ़ाते हैं, दिल खुश करते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं, आगे भी चढ़ाएंगे। 95 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, कष्ट भी हुआ है? कष्ट हुआ है, पैर में छाला हो गया है, धूप ज्यादा था। ठीक है, व्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम लोग पहलेजा घाट से दादर पुलिस लाइन चौक से कुंजा डेरी। कितना आस्था है बाबा गरीबनाथ? बहुत आस्था है, हम लोग का बहुत मन्नत है, अच्छा लगता है। कितना साल से आ रहे हैं? 5 साल से आ रहे हैं लगातार। लॉकडाउन में बंद हो गया था ना, इसलिए। सावन की चौथी एवं आखिरी सोमवार के बाद मुजफ्फरपुर से पहलेजा तक लगाए गए कांवड़िया सेवा शिविर का समापन होने लगा है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की जिला शाखा के कांवड़िया सेवा शिविर का समापन भक्ति गीत और भजनों के साथ मलंग स्थान रामदयालु नगर में हुआ। भजन संध्या का आयोजन विष्णु शर्मा की टीम ने किया। हर साल की भांति इस साल भी सावन की दूसरी, तीसरी और चौथी सोमवारी में बाबा गरीबनाथ के दरबार में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए मारवाड़ी युवा मंच रामदयालु नगर स्थित बाल बाबू की पोखरी पर निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर में शाखा अध्यक्ष कृष्णा ड्रोलिया, सचिव रोहित पोदार, कार्यक्रम संरक्षक पवन डंडारिया, कार्यक्रम संयोजक सूरज जालान, कैलाशनाथ भट्टिया, अजय विंजराजिका, श्याम डालमिया सहित मंच के तमाम सदस्यों ने कांवड़ियों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मारवाड़ी युवा मंच के संरक्षक पवन डंडारिया ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, गर्म पानी, शौचालय की व्यवस्था, महेश्वरी युवा एवं महिला संगठन की ओर से चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया। वर्षों से मारवाड़ी अमन के यहाँ शिविर चला रहा है और 2 साल पहले कोरोना हो गया था तो 2 साल कोरोना में नहीं लगा था शिविर क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश नहीं था लगाने का, इसलिए 2 साल पहले नहीं लगा और उसके बाद अभी लगा है।
हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था है, गर्म पानी की व्यवस्था है, नींबू शिकंजी की व्यवस्था है, सत्तू की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और शुद्ध शाकाहारी भोजन वो हमारे यहाँ व्यवस्था है। दूसरा, हमारे यहाँ रात्रि डाक सेवा की व्यवस्था की जाती है, जो कि यहाँ पर डाक सेवा होती है, वहाँ हम लोग डाक सेवा में सेव और मुरब्बा खिलाते हैं बम को। आज इसका समापन है। विष्णुकांत शर्मा द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन होगा और उसके बाद 5 बजे समापन समारोह हो जाएगा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते बाजार में राखी और उपहारों की दुकानें सजने लगी है। खरीदारों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान रोड सहित विभिन्न जगहों पर राखियों की दर्जनी थोक एवं खुदरा दुकानें सज कर तैयार है। आकर्षक डिजाइनों में तरह तरह की राखियां ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। छोटे बच्चों की नन्ही कलाइयों पर इस बार बाल हनुमान, छोटा भीम, नटखट कान्हा के साथ डोरेमोन भी नजर आएंगे। वहीं दुकानों में कार्टून कैरेक्टर की राखियां भी खूब पसंद की जा रही है। पुरुषों के लिए लुम्बी, स्टाइल ब्रेसलेट और फैंसी राखियों का अधिक डिमांड है। राखियों की कीमत 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक है। इसकी आकर्षक पैकिंग की गई है। दुकानदारों ने देशी राखी को प्राथमिकता देते हुए दुकानें सजाई है। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में इस बार फैंसी राखियों की बड़ी रेंज मौजूद है। बहनें बड़े शौक से अपनी पसंद की राखी खरीदने में जुटी है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से रक्षाबंधन के वक्त कोरोना संक्रमण के चलते राखियां का कारोबार प्रभावित हुआ था। इस बार कोरोना का प्रकोप कम है और बाजार इससे उत्साहित नजर आ रहा है। दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। गरीबस्तान मंदिर रोड में राखी विक्रेता रोशन कुमार बताते हैं कि कोलकाता से सब देशी राखियां बिक्री के लिए मंगाई गई है। सबसे ज्यादा नग और क्रिस्टल वाली राखियां खरीदी जा रही है। रेशम राखी 20 से 30 रुपए, नग वाली राखी 40 से 200 रुपए, मोती वाली राखी 30 से 100 रुपए, क्रिस्टल और चांदी के पानी चढ़ी राखियां 150 से 300 रुपए तक बिक रही है। हालांकि उपहार वाली राखियों का दाम अधिक है। महंगाई का असर रक्षाबंधन त्योहार पर भी दिखाई दे रहा है। राखियों के दाम पहले की अपेक्षा 10 से 15% अधिक है। कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन में, क्या करती हो, कितना उठा है राखी को लेकर? बहुत ज़्यादा रहता है। भाई बहन का सब एक ही अच्छा पर्व है, जो साथ में भाई बहन रहते हैं। दूर रहकर भी पास हो जाते हैं लोग। इधर इधर हो। किस तरह का राखी ली? एक कच्चे धागे का और एक कान वाला लिए। अच्छा, महंगाई दिख रही है बाजार में? हाँ, महंगाई तो है। राखी करती अब क्या करें, हर चीज़ पे ही GST लागू है तो राखी सब पे भी लगा दिए हैं लोग। बहुत ही अच्छी है कि 2 साल बाद कोरोना काल ख़त्म हुआ, हम लोग को मौका मिला अच्छे से दुकान लगा के शॉप पे बेचने का मौका मिला। और अच्छा आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा भीड़ भी चल रहा है शॉप पे और अच्छा खासा बिक्री भी हो रहा है। इस बार राखी में क्या है? राखी में तो बहुत सारा डिजाइन नया लाए थे और अभी बिक भी रहा है शॉप पे। महंगाई का भी मार दिख रहा है क्या? ये महंगाई तो थोड़ा सा बढ़ा ही है हर एक चीज़ पर। ज़्यादातर कैसे राखी करती है? ज़्यादातर तो अभी स्टोन पैटर्न चल रहा है, ज़्यादातर डोरी में स्टोन पैटर्न। कितने से कितने तक का राखी मार्केट? मेरे शॉप पे तो स्टार्ट है आपको 50 पैसा से। 50 से जी, कितने तक? 50 पैसा से लेके 150 रुपये तक है। 150 जी। ज़्यादातर कितने का राखी का डिमांड? ज़्यादातर तो 10 रुपया 15 रुपया ये सब रेंज का ज़्यादा बिकता है। ग्राहकों की भीड़ जुट रही है, समय कम बचा है, ग्राहक आ रहे हैं? जी, ग्राहक तो अच्छे खासा आ रहे हैं और सब शॉप पे अच्छा खासा भीड़ है, चले रहा है। बच्चों के लिए जैसे पहले डोरेमोन ये सब आता था, इस बार कैसा राखी था? बहुत अच्छा था, डोरेमोन था, वो सब बिक गया, पहले ही बिक चुका है। जी जी, मोटू पतलू, भीम, छोटा भीम, बेंटन, थॉर, ये सब एडवेंचर का भी बहुत अच्छा था, सब आया हुआ था, सब बिका भी शॉप पे। डिमांड तो इस बार अच्छा है। अभी जैसे जैसे सीज़न आता है और राखी का दिन नज़दीक आता है तो लोग को पता चलता है कि अब राखी लेना है। वैसे नॉर्मल अभी राखी कुछ कम बिक रहा है, लेकिन अभी टाइम आएगा तो फिर बिकेगा। राखी का इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ आया है, धागे में आया है, ब्रेसलेट डिज़ाइन में आया है और जैसे सलमान खान पहनते हैं उस टाइप में आया है। यही सब डिज़ाइन है राखी का। लोग सबसे कम रेंज से क्या स्टार्ट हुआ है, कितना का रेंज का? राखी का स्टार्टिंग रेंज अप्रॉक्स 500 से लेके 1000-1200 ऐसे है। सभी चांदी का। देखिए, इस बार रक्षाबंधन जो है वो 12 तारीख को ही है
12 तारीख को सूर्योदय में ही पूर्णिमा पर तिथि पड़ रहा है, जिस कारण से 12 तारीख को ही मनाया जाता है। तो 11 तारीख के रात्रि में ही पूर्णिमा तिथि चढ़ जा रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए भदवा लग रहा है, जिस कारण से सुबह में पूरा दिन 12 तारीख के पूरा दिन आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं है। पूरा दिन उसका योग रहेगा। जो सूर्योदय में थोड़ा सा भी हिंदू धर्म में थोड़ा सा भी सूर्योदय में कोई तिथि अगर पड़ जाता है तो उसको पूरा दिन मान्य किया जाता है और पूरा दिन वो मान्य रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। तिरंगे की मांग में जोरदार उछाल की उम्मीद देखते हुए व्यापारियों ने इस मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाया है। देश के नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने को लेकर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया और देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर वासियों में भी इस अभियान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी बाजार में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के छोटे बड़े तिरंगे उपलब्ध हैं। खादी ग्रामोद्योग भी तिरंगे खरीदने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित कर रहा है। खादी ग्रामोद्योग के सचिव ने बताया कि 2 वर्षों से कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद होने से झंडे की बिक्री बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही थी। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा अभियान के कारण तिरंगे की बिक्री और अधिक बढ़ने की संभावना है। देशवासियों में इसे लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। बैच खरीद लिया है, बहुत अच्छा झंडा खरीद लिया है। ये जो हम लोग को जैसे बैच खरीदे, बोलो पहली बार हम लोग को बहुत नया नया आइटम आया है, वही देख रहा है। जैसे यही जो बैच में दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये पतंग वाला जैसे ये देखिए, बहुत अच्छा है ये वाला। यही सब खरीद। क्या क्या सामान है, क्या रेंज है आपके पास? हमारे पास झंडा जो कपड़े का झंडा है 5 रुपया से लेकर 500 रुपये तक का रेंज का है, हर रेंज का, हर साइज का। फिर खादी का झंडा है, फिर साटन के कपड़े का झंडा है, कागज़ लेमिनेशन वाले झंडा है। उसके बाद बहुत ही तरह तरह का बैच जो पॉकेट पर लगाया जाता है। उसमें गांधी जी का जो टोपी आता है लंबा वाला, वो टोपी भी हमारे पास है। बाइक में लगाने के लिए स्पेशल झंडा जो बनता है, बाइक स्टैंड जिसको कहते हैं, वो भी है। उसके बाद बहुत तरह के लड़की लोग के लिए हेयर बैंड, हाथ में लगाने के लिए बैंड, उसके बाद टोपी, ये सब तरह का। क्या नाम? देखिए, 15 अगस्त के लिए झंडा भी ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश में हर घर पर झंडा फहराने का निर्णय लिया है और हम उनके कार्यकर्ता के रूप में मुजफ्फरपुर में भी 1000 झंडा हम अभी तुरंत लिए हैं और कुछ खादी का झंडा जो खादी भंडार में मिलता है उसको हम लोग ले करके और ये अपने कार्यालय सब पर इसको लगाएंगे या चौक चौराहे पर इस झंडे को हम लोग झंडोत्तोलन करेंगे। देश आज पूरे देश में झंडा लगाने का एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है और इसमें पहले तो झंडा हम लोग 5 बजे शाम को उतार देते थे, लेकिन अब इसके नियम में और परिवर्तन हुआ है। अब झंडा हम लगाए भी रह सकते हैं। हम समझते हैं कि यह प्रधानमंत्री और इस देश की सोच बहुत ही उत्तम है और हम आज़ादी का ये मना रहे हैं अमृत महोत्सव और ये अमृत महोत्सव 15 अगस्त को समाप्त होगा। इसमें हम लोग पूरे देश में और पूरे बिहार और मुजफ्फरपुर में झंडोत्तोलन करेंगे और अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी के जरिए मनाएंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के हलीमपुर में रविवार को 2 पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। मारपीट में एक पक्ष के मोहम्मद नईम मियां, सजीला खातून और दूसरे पक्ष की बसीरन खातून, नजमा खातून और सद्दाम गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है।
हमारा घर छोटा पोती है, झूठ नहीं बोलेंगे। सब मारपीट हो गए, इसे लेकर के चला थाना पर। हम वही चलिए आलू चौकी आ सब गुड़िया रख मौगी से खाली मातावा कौन न रख झूठ न बोलब, खाली मौगी से आलू चौकी ने आवल चलिए। देख तुम गाड़ी दे रखा ओकर बेटी नहीं उनके बेटी तो हम दोहरा दिली तो बस पटके ना मारे न क्या लागे हम रोज के दांत यार दिली अड़ोस पड़ोस वाला को हंसो तो बिटोर के हम ले जाके मोटरसाइकिल पर बैठा गया कि हम बच्चे हमको आई थे तब बोली कि हम मम्मी हो बहुत हमको मारा है। बोली कौन मारा है? तो नहीं ना नाम बोली कि चलो तो वहाँ पे गए तो बोले कि ओ चाचा का है हमको बच्चा के मारा है। तो बोलूँ हम मारे हैं। तो एगो बच्चा बोला कि ये वो दे आ रहा है उसका मम्मी झगड़ा करेगा तुमसे। तो वो कहा कहती आने के बाद बोलूँ आओ ना, बोलूँ कुछ भी करेंगे। वो बोलूँ क्या है? बोलूँ भिख मांगा है। उसीलिए हम चल गए। तब कहा कि हम कहे कि चाचा बोलिए ना काहे हमको लड़की के मारा है। चाचा गाड़ी हमको ना दा, बोला ना सही गलती सही काबिल हमको भी कॉलर धो लिया है ये कॉलर। उसके बाद हम कहे कि चाचा हमको कॉलर छोड़ दीजिए। हमको बच्चा बोला कि छोड़ दीजिए नाना, छोड़ दीजिए हमको मम्मी मर गई, नाना छोड़ दीजिए हमको मम्मी मर गई। उसके बाद एक हमको गाटा धो लिया, एक बेटी के चोटी धो लिया, दोनों को लगा दिया। हम कही चाचा हमको गाड़ी नहीं दो। जब हम भागने लगा तभी पीठ पर रगेत के हमको फिर झोटा धो लिया। ऐसा ढकला कि 3 डमनिया खाए। हम नहरी में गिरने से बच गए 3 बेरा। फिर भी दूसरा आदमी बोला कि नहीं मामा ऐसा नहीं करो, ये मर जाएगा, इसका घर पर केहू नहीं है तो तुम मार के इसको बर्बाद कर देगा। तो उसके भी बोला कि तुम चुप रहो, इसको भी मार के हम बर्बाद करेंगे, इसको मार के बर्बाद करेंगे। इसका कौन है? कौनो नहीं है। वही करे कि इसको भाई नहीं है, बाप नहीं है। तो हम भी है ना गाँव समाज के है, चुप तुम। तो वही पर बड़ू भागने लगे। हम भाग। आप थाना से क्या मांग कर रहे हैं? थाना से हमको निर्णय चाहिए कि क्या होगा, सोचना चाहिए हमको जो हमको सब मिलकर काहे मारा। हम किसी का उंगली भी नहीं ठेकाएंगे। सावन की चौथी सोमवारी पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से रविवार को पहली बार सैकड़ों कांवरियों का जत्था बैद्यनाथपुर हाई स्कूल मैदान से देवघर के लिए रवाना हुआ। बताया गया कि राम अयोध्या राय के नेतृत्व में कांवरिया का जत्था रवाना हुआ है। बाबा धाम बासुकीनाथ में जलाभिषेक करने के बाद यह राजगीर भी जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं अभी साहेबगंज प्रखंड के बैद्यनाथपुर उच्च विद्यालय खेल के मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु भक्त जुटे हुए हैं बाबा धाम जाने के लिए। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। मेरा भी हार्दिक इच्छा रहता है बम लोगों का सेवा करना। हर साल भांति जाते हैं, इस साल ज़्यादा संख्या में मेरा हार्दिक इच्छा था कि मैं पूरे साहेबगंज निवासी को मैं साहेबगंज से बस द्वारा डायरेक्ट बाबा के नगरी में जाऊंगा और जल चढ़ाकर वापस आऊँगा। जाते हैं सभी श्रद्धालुओं के, उसी तरह इस बार भी सेवा करने का मौका दिए हैं। कितने लोग जा रहे हैं? कम 600 होंगे। कई गाड़ी है? 10 गाड़ी है। 10 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको लेकर के जा रहे हैं अपने साथ। तो ये आप हर साल ये इन कुमारियों को लेकर जाते हैं? हर साल जाते हैं। ये सेवा श्रद्धा कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है प्रेरणा? दिल चाहता है, मन में उमंग है तो सब है। बाबा धाम और बासुकीनाथ होते हुए आएंगे हम लोग राजगीर और सारे कुंवरिया लोगों को घर वापस लाएंगे। अच्छा, घर वापस ला के यहाँ भी कुछ प्रोग्राम है क्या? जी नहीं, यहाँ कोई प्रोग्राम। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा परिचय राम कुमार यादव, अध्यक्ष। पूर्व से हमारे संधि साहब यहाँ से हमेशा लोगों को सेवा स्वास्थ्य बम को ले जाने का काम करते हैं और इस साल भी इनका इच्छा जगी है। काफ़ी लोग उत्साहित थे, लोगों का कहना था कि भाई हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। इस पर हमारे संधि साहब रंगदेव बाबू गाड़ी का व्यवस्था किए और सारे लोगों को ले जाने का। साहेबगंज में जो है पहली बार इतने बड़े संख्या में लोगों को यात्रा पे ले जाया जा रहा है श्रद्धालुओं को, कैसा लग रहा है सर आपको? ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुश है। लोगों में भी काफ़ी उल्लास, हर्षोल्लास
है लोगों में उत्साह भरा हुआ है। और यह हम लोग कल्पना करते हैं या कामना भगवान से करते हैं कि हर साल हम लोग को ऐसा मौका मिले कि जनता को हम लोग लेकर के जाए। से बोलो 10 गाड़ी जा रहा है, लमसम 6 से लोग होगा। खाने पीने का सारा विधि व्यवस्था फलाहार के से कराते हुए हम लोग को ले जाना है। पानी की व्यवस्था है, फल फ्रूट की व्यवस्था है और समय समय पर जगह पर खाने का भी पूर्ण व्यवस्था। इस पूरे कार्यक्रम का व्यवस्था किनके द्वारा किया गया है? पूरे कार्यक्रम का व्यवस्था पूरे समाज का सहयोग है, लेकिन इनके कर्ता धर्ता रामजोधिया बाबू हुए जो सलेमपुर निवासी है और हर साल की बात। शहर मुजफ्फरपुर का गंगा जमुनी रंग इस गम के महीने में और चटक हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहित करबला के 71 शहीदों की शहादत के गम में शियों की आंखों से जारो कतार आंसू निकलते हैं, तो गम के इस माहौल में किसी न किसी तरीके से हिंदू परिवार भी शामिल होता है। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहित करबला के शहीदों के गम के ये 68 दिन हिंदू मुसलमान ताजिया बनाने वालों के लिए ज़िंदगी चलाने का काम करते हैं। 68 दिन की मेहनत करके ये 365 दिन की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। हार फूल अलम के लिए फूल के सहरे, इमामबाड़े के लिए फूलों के पटके और ताबूत के लिए फूलों की चादरों को बनाकर कारीगर गम के इस महीने में लोगों का इंतज़ार करते हैं। घरों में इमामबाड़ा सजाकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया बनाने का सिलसिला अंतिम चरण पर है। ब्रह्मपुरा नुनफर के रहने वाले 75 वर्ष के रुदल सहनी लगभग 25 सालों से मुहर्रम के इस महीने में मुसलमान भाइयों के लिए ताजिया का निर्माण करते हैं। इस बार भी उन्होंने एक खूबसूरत ताजिया बनाकर तैयार कर दिया है। रुदल सहनी कहते हैं कि इमाम हुसैन में उनके आस्था है और वह ये काम पैसे के लिए नहीं बल्कि आस्था के लिए करते हैं। यह पहली बार नहीं, रुदल सहनी के घर में पूर्व के दिनों में बनाए हुए ताजिया की कई तस्वीरें मिली, जो गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है। ये हमको इमाम साहब का जो है ना शहादत के लिए जो है सो हम जो तजिया बनाए, तो शुरू में एक पीस बनाए मोतीस का, तो लोग जो है सो उसको बतलाया कि बहुत सुंदर बना है, तो हमको लगा कि नहीं इमाम साहब का जो है सो करबला के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी समय से कुछ न कुछ करते रहे। आप हिंदू होकर मुसलमान के लिए तजिया बना रहे हैं, हाँ, क्या कहेंगे? ये जो है सो हमको ये इमाम का जो उनके प्रति जो हमको श्रद्धा है ना, वो हमको खींच के उनके ओर ले गया है। लगभग क्या साल से बना रहे हैं? लगभग 20-25 साल से बना रहे हैं। 20-25 साल से। अब तक कितना तजिया बना दिए हैं? लगभग 40-30 को बनाए। 40 बना दिए ना। अच्छा, इस बार जो बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, थोड़ा बताइए। इस बार करबला का सीन बना रहे हैं। करबला का सीन। कितना दिन लगा बनाने में, फिर तैयार करने में? इसको लगभग जो है सो 12 दिन। 12 दिन। अच्छा, कहाँ सेल करते हैं? हम सेल कहीं नहीं करते हैं। अच्छा। सिर्फ ये कमल सा के मजार के निकट जाता है। हाँ, वहाँ पे रखा था। हाँ, उसी जगह रखा था। अच्छा, कैसा लगता है बनाते हैं तो? हमको क्या अच्छा फीलिंग क्या आता है? हमको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। उम्र भी आप कितना उम्र हो गया? लगभग 77-78 साल। 78 साल। तो थकते नहीं इस उम्र में, इतना मेहनत करते हैं? हमको आदत पड़ा हुआ है। आदत पड़ा। हाँ, जब तक हम नहीं खटते हैं तो हमारे बदन में दर्द हो जाता है। अकेले बना देते हैं कि और भी कारीगर? नहीं, ऐसे मेरे घर के बच्चे लोग भी मदद करते हैं। हाँ, इसमें शामिल हो जाते हैं। समाज को संगठित एवं संघर्षशील बनाने के संकल्प के साथ भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को मुजफ्फरपुर के नरियार में संपन्न हुआ। सम्मेलन में आगामी 25 दिसंबर को मोतीपुर में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का संकल्प लिया गया।
सम्मेलन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष पूर्व मुखिया प्रमोद ठाकुर और संचालन पूर्व प्रमुख मणिभूषण शर्मा ने किया। उद्घाटन बिहार केसरी श्री बाबू के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार सहित अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से किया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि आपसी मतभेद और कटुता समाप्त कर एकजुट हो, नहीं तो आने वाले दिनों में आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अब किसी से परहेज नहीं है। जो हमारे समाज को सम्मान देगा हम सब उसका साथ देंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि हमारे समाज का गौरवशाली अतीत रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश प्रदेश के नवनिर्माण में इस समाज का अद्वितीय योगदान रहा है, लेकिन आज हम आपस में बिखर गए हैं, जिस कारण से हम राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से कमजोर हुए हैं। सम्मेलन में फ्रंट के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, महासचिव धर्मवीर शुक्ला सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। इस अवसर पर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा एवं कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने तरुणा नामक उपन्यास एवं अरुणोदय नामक कविता काव्य संग्रह पुस्तक का विमोचन किया। इस दोनों पुस्तक के लेखक मदन मोहन मैत्रेय को फ्रंट की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर फ्रंट की ओर से सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया। रहा है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का आज मोतीपुर प्रखंड का प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन नरियार NH-28 पावर ट्रैक ट्रैक्टर एजेंसी के परिसर में श्री विनय ठाकुर, श्री शशिरंजन जी उपडब्ल्यू जी, श्री मणिभूषण शर्मा और हमारे पुरुषोत्तम जी सहित कई हमारे प्रमुख साथियों के द्वारा ये प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हमें अब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी से कोई परहेज नहीं है। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इस फॉर्मूले पर फ्रंट ने आज संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाकर समाज के दूसरे वर्ग के लिए, जैसे हमारे पुरखों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, मदद किया जा रहा था, हम लोग काम करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने कहा है कि सत्ता और शासन दोनों हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। राज्य के कई हिस्से में हमारे समाज के जुझारू नौजवानों का हत्या हुआ है, कई हिस्सों में हमारे बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन इस सरकार में, इस शासन में हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम एकजुट होकर अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करेंगे। और दूसरी बात है कि सत्ता में साझेदारी हमारा खत्म कर दिया गया है। वो सारी पार्टियां हमें अछूत और कमजोर समझ रही है। हमने निर्णय लिया है कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। न हम कमजोर हैं, न हम पिछलग्गू बनेंगे, न हम लाचार हैं। अब एकजुट होकर जब मौका आवेगा हम उस मौके का लाभ उठावेंगे और जो हमें सम्मान देगा, जो दल हमारे प्रतिष्ठा हमें देगा, हम उसके साथ रहेंगे। यही आज के फ्रंट का सम्मेलन हम लोगों ने लिया। ये रहा था आज हम लोग के कार्यक्रम को विफल करने के लिए कुछ लोग साजिशन एक दूसरा कार्यक्रम निरहुआ कर रख दिए थे। क्या फर्क पड़ा? खूंटा ठोक के समाज का लोग आया और कह दिया कि जहां समाज वहां हम का नारा दे। आपने सदस्यता की बात की, तो ज्यादा युवा पीढ़ी जो आपसे जुड़ना चाह रहा है, क्या ऑफलाइन वो युवा पीढ़ी को ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन हमारा नहीं है। हमारा मुरकट्टी है। 50 रुपया में 3 वर्ष का सामान जो सदस्य होंगे उनको, और जो आजीवन सदस्य होंगे वो फ्रंट के लिए 5000 रुपया का रसीद कटाएंगे। और ये सारा पैसा समाज के गरीबों के उत्थान के लिए ये जाएगा। और इस पैसे से समाज के दूसरे वर्ग के जो भी गरीब हैं हम उनके लिए भी काम करेंगे। मुजफ्फरपुर के मारीपुर के एक स्कूल के छात्र छात्राओं ने खुद से बनाई राखियों की प्रदर्शनी लगाई। भारतीय सेना के जवानों ने उनके द्वारा बनाई गई राखियों को देखा और खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया। छोटे छोटे बच्चों ने बेहतरीन राखियां बनाई है। वहीं स्कूल की संचालिका ने बताया कि छात्र इस प्रकार से आत्मनिर्भर होते हैं और राखी से मिले पैसों से मदर्स डे पर अपनी मां के लिए तोहफा खरीदते हैं। डेजा वू स्कूल ऑफ इनोवेशन द्वारा राखी एग्जीबिशन जो है उसका आयोजन किया गया।
यहाँ पर आकर सभी लोगों का एक्चुअली मन जो है वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया, क्योंकि छोटे बच्चे द्वारा इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ इन्होंने बनाई हैं। हम लोग तो हर साल अब मार्केट से लेना ही छोड़ दिए हैं और जितने भी हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं यही राखियाँ लूँगी और यही राखियों को अपने भाइयों के पास भेजूँगी और उनकी कलाइयों पर यही राखियाँ बंधेंगी। तो ये बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनके पास घर में जो चीज़ें जो वस्तुएं जो इनको मिलती हैं, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उन्हीं से ये बनाते हैं और बना करके इतनी सुंदर इन्हें पिरोते हैं कि देखते के साथ ही मन बहुत खुश हो जाता है। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम स्कूल में आयोजन करना? एक तो उद्देश्य ये है कि आर्ट और क्राफ्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। पढ़ाइयाँ तो ज़रूरी हैं ही, बट आर्ट को भी हमें करना है, आगे लेकर जाना है। और जो हमारा कल्चर है, जो ये रक्षाबंधन का जो पवित्र त्यौहार है, उसको हम कभी भी ना भूलें। भाई और बहन का जो ये प्यारा सा पर्व है, त्यौहार है, ये हर वर्ष उतने ही उत्साह और बहुत ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाते रहें। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते ही इसीलिए हैं कि ये भाई बहन की रक्षा करें, उस मैसेज को देता है। तो इस बार का जो हमारा थीम है कि हम जो देश के सीमा पर जो हमारे जवान पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इस बार की अपनी रक्षाबंधन को उनके लिए समर्पित करें। इसी भाव से हमारे सारे बच्चों ने अपने हाथों से राखियाँ बनाई हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी जवान हैं जो सीमा पर कार्यरत थे, अभी यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग आज आए हैं और ये बच्चों की राखियाँ खरीदे हैं। बच्चों में जैसा कि मैम ने बताया कि क्राफ्ट स्किल्स तो इम्प्रूव हुआ ही है, साथ साथ ये लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट और मैनेजरियल स्किल भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल भी सीख रहे हैं। हर एक पहलू को वो समझ रहे हैं, प्राइसिंग, पैकेजिंग, उसको कितने अच्छे से देना है। जैसे कि कुछ काउंटर पे अगर आप जाएंगे तो बच्चे राखी के साथ रोड़ी चंदन भी पैक करके रखे हुए हैं, वो भी उसमें दे रहे हैं। कुछ बच्चे आपको डिस्काउंट कर देंगे कि इतना में डिस्काउंट करें, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं इसमें बहुत मेहनत है, इसमें डिस्काउंट नहीं। तो वो आपको खुद एनालाइज करना है और बच्चे आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि ये बोलने से ऐसा इफ़ेक्ट हो सकता है और उनको करना क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट जमा करना है और उसको वो किसी पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे बाद में, जो भी फंड इससे इकट्ठा होगा। और ये भी कंप्लीट उनका डिसीज़न है। बच्चों को हम लोग कंप्लीट डिसीज़न देते हैं, ये उन्हें डिसाइड करना है कि इवन ये जो इवेंट होना था, ये भी पहले बच्चों से ही पूछा गया कि आप लोगों ने पिछली बार किया था, क्या आप इस बार भी करना चाहते हैं? तो बच्चों में पिछली बार वाला उत्साह था ही। पिछले बच्चों को हम बहुत अच्छा बधाई देना चाहते हैं और अच्छा मेहनत करें, और इसके लिए हाँ, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ अदा। मैं ये चाहता हूँ कि और अच्छा ये प्रोत्साहित करें, इसके लिए धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के माधव निकेतन में रविवार को आयोजित वनवासी कल्याण आश्रम की बैठक में सामाजिक परिवर्तन करते हुए राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने की बात कही गई। बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा, वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय नागरिक कार्य प्रमुख भगवान सहाय, प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य राकेश सम्राट सहित संगठन के कई अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। भगवान सहाय ने कहा, तू मैं एक रक्त के ध्येय से यह संगठन काम करता है। हमारे और वनवासियों में कोई अंतर नहीं है। लोगों में भ्रम है कि वनवासी उदंड और असभ्य होते हैं। इस भ्रम को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम लोग तू मैं एक रक्त व्यवहार में लाकर कार्य करते हैं। समाज को एक सूत्र में जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। सामाजिक परिवर्तन करते हुए ही राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। आज पूरे भारत में 22,000 गाँव में कार्य चल रहा है। मुजफ्फरपुर में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय कार्यालय में हमारे अखिल भारतीय नगरीय कार्य प्रमुख श्री भगवान सहाय जी का आगमन हुआ है और ये हम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार इनका प्रवास कई जिलों में हुआ है, आज मुजफ्फरपुर में इनका कार्यक्रम है।
मूल रूप से बनवासी कल्याण आश्रम में लोगों का यह प्रश्न होता है कि बनवासी तो सुदूर वैसे क्षेत्र में है जहाँ आदिवासी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, बनवासी क्षेत्र कहा जाता है, तो शहरी क्षेत्र में इसका क्या कार्य होता है। तो नगरीय कार्य क्षेत्र में हम लोग साधन के रूप में अपना कार्य करते हैं और हम लोग उनके चिंता करते हैं और यहाँ से उसकी व्यवस्था करके हम वनवासी क्षेत्रों में भेजते हैं और वनवासियों के लिए हम लोग कार्य करते हैं ताकि उनका जनजीवन सामान्य हो सके, मुख्य धारा से जुड़ सके। और वनवासी का इतिहास आज का नहीं रहा है, बहुत पुराना रहा है। जैसा कि अभी भगवान साहब जी ने कहा कि वनवासियों ने आज़ादी से लेकर के और आज़ादी से पूर्व भी धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान देने का काम किया था और उनका योगदान काफ़ी बढ़ चढ़ के रहा है, लेकिन इतिहास में उनका उल्लेख नहीं है, इतिहास में उसका जिक्र नहीं किया गया। इसलिए आज भी वो गुमनामी के क्षेत्र में गुमनामी के जीवन जी रहे हैं। और जब सुदूर वनवासी क्षेत्र में आप जाएंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर, दवा और इन सारे चीज़ों मूलभूत जो इंसान को जीने की सुविधाएं होती है वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए इन सारे चीज़ों को कैसे हम लोग उनका जीवन सामान्य कर सके, इस क्षेत्र में लगातार वनवासी कल्याण आश्रम कार्य कर रहा है। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं। 22,000 गांव में हमारा कार्य क्षेत्र अभी चल रहा है। 22,000 गांव में हमारा 14 आयाम है वनवासी कल्याण के आश्रम का, वो कार्य कर रही है। और हमारे साथ बैठे हुए बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में मुजफ्फरपुर के गोबरसही के वृंदावन कॉलोनी निवासी बैद्यनाथ राम के पुत्र ऐश्वर्य रंजन ने 363 रैंक लाया है। बच्चे की इस सफलता के बाद पूरे घर में हर्ष का माहौल है। ऐश्वर्य की बहन का कहना है कि भैया ने राखी का तोहफा राखी से पहले ही दे दिया। वहीं मां बबीता ने कहा कि ऐश्वर्य अपनी मेहनत और परिश्रम से सफल हुआ है। पिता बैद्यनाथ राम ने बताया कि ऐश्वर्य शुरू से ही मेधावी रहा है। वहीं ऐश्वर्य का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी कर तैयारी की थी, जिसका परिणाम अब मिला है। हम लोगों का मेहनत रंग लाया और बराबर प्रेशर में रखते थे पढ़ाई के लिए, हमेशा प्रेशर में रखते थे। थोड़ा भी इधर उधर करता था पूरा प्रेशराइज करते थे, फिर लाइन पर आ जाता था। बहुत कठिन समय गुजरना पड़ा। अब खुद ITI के फील्ड में थे तो बेटे को उस फील्ड में क्यों मिला या कभी नहीं, कभी उस क्षेत्र में ले जाने का कभी मेरा नहीं रहा, कभी भी नहीं। जो बनना चाहते थे आप? जब बीटेक किए हुआ था हम तो कहते नहीं इंजीनियरिंग लाइन में ही जाएगा, लेकिन ये क्या किया कि नहीं हम UPSC करेंगे। UPSC की तैयारी करने लगा, हम तो ठीक है वही करो, और करते करते BPSC कंप्लीट कर गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बेटा कामयाब हो गया, बन गया कुछ तो अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल इन्हीं में ही बचपन से जगी है, जब से पढ़ने लगा है तब। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत खुशी है घर में, बहुत खुशी माहौल है अभी घर में। आपकी भी मेहनत बहुत साथ रही है उसमें। जी जी, सपना साकार हुआ हम लोग का। बहुत दिन से मेहनत है, उसके साथ मैं भी कर रही थी। प्रीलिम्स के लिए सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दिया, रेगुलर प्रैक्टिस किया, जो भी मटेरियल था रिवीजन किया। फिर मेंस के लिए जो भी था उसको सिलेबस को पहले देखा, सिलेबस को देखने के बाद उसको पैटर्न को समझा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा वो पैटर्न क्या है, फिर कुछ कोचिंग के मटेरियल देखा, सब कुछ देखा। तो उसके बाद पता चला कि हाँ जो अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए उसको, और उसमें मैंने लगा रहा लगातार, और उसका मैं आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया। जो भी किया था फॉर्मेटिंग करता था क्वेश्चन को, और कुछ उसको टेस्ट सेल्फ एवल्यूशन करता था, टेस्ट जो भी टेस्ट देता था तो सेल्फ एवल्यूशन करता था। तो उसके लगता था कि ना मैं क्या गलती की क्या नहीं की। फिर कुछ कोचिंग सेंटर को मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ऑनलाइन ही मैंने आंसर शीट भेजा, वहाँ से अपना एवल्यूशन भी करवाया, और उसके बाद जो कमियाँ थी उस पर वर्कआउट भी किया। कितने साल मेहनत करना पड़ा उसके लिए? लगभग 6 साल मुझे मेहनत करना पड़ गया। कितने घंटे तैयारी कर? लगभग 12 से 14 से घंटा हर मैं तैयारी करता था। सफलता का श्रेय? सफलता का श्रेय मम्मी को देता हूँ, और जो हर दिन मेरे ऊपर मतलब पूरे तरह से
जिम्मेदारी कोऑपरेट करती थी, हर जिम्मेदारी निभाती थी, जो भी है देखती थी क्या पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ता था तो प्रेशर भी देती थी, डिसिप्लिन मेंटेन मेरे साथ रात तक पढ़ती थी, सुबह भी उठ जाती थी, तो हर समय एक तरह से पूरे कोऑपरेशन रहता था, सपोर्ट पूरा रहता था। 6 साल की मेहनत रंग लाई है, घर में खुशियाँ हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? और सबके बीच पहले तो खुशियाँ बांट रहे हैं, सबसे लोग जो भी है अपने हैं सबको से बधाइयाँ मिल रही है, सबको बीच जाना अच्छा लग रहा है, सबको बताना, सबसे मिठाई ये जो भी है मिठाई खा रहा हो, सबसे लग रहा है कि अपना फीलिंग शेयर कर रहा हो कि हाँ ये कितना अच्छा लग रहा है, दर्द उतना दिन का मेहनत कामयाब हुआ, तो टोटल एक सबका सपोर्ट हो रहा है, एक अलग इन्वायरमेंट लग रहा है कि हाँ जो चीज़ उतना दिन से मिसिंग था, जो मैंने मेहनत किया उस मेहनत के बाद यहाँ तक कि जिस दिन सफलता उस बात सभी लोग नहीं सोच पाए, ऐसा लग रहा था जग जीत लिया। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा